जब कभी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यात्रियों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ही इमेज बनती है, क्योंकि अपोलो मिशन के अलावा आज तक ऐसा कोई भी दूसरा मिशन पॉसिबल नहीं हो पाया है जो इंसानों को किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर ले जा सके। ऐसे में केवल आईएसएस ही एक ऐसा स्थान है जहां अंतरिक्ष में रहकर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट विभिन्न प्रकार की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले मानव मिशनों की नींव रखी जा सके। आईएसएस 1998 से पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है। तब से लेकर आज तक आईएसएस में हर समय कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री जरूर मौजूद होता है। ऐसे में यहाँ एक सवाल सभी के मन में उठता है कि आखिर आईएसएस में इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आती है। क्या ये ऑक्सीजन पृथ्वी से सप्लाई की जाती है या फिर आईएसएस में ही बनाई जाती है? जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूं कुलदीप। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएसएस में ऑक्सीजन की आपूर्ति 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण वाटर रिकवरी सिस्टम है। वाटर रिकवरी सिस्टम आईएसएस के एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का ही एक भाग है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम आईएसएस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एक महत्वपूर्ण भाग को वाटर रिकवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आईएसएस के पास 2 वाटर रिकवरी सिस्टम हैं। पहला वाटर रिकवरी सिस्टम आईएसएस के जेवेदा मॉड्यूल में इंस्टॉल किया गया है। वहीं दूसरा वाटर रिकवरी सिस्टम ट्रैंक्विलिटी या नोड 3 मॉड्यूल में इंस्टॉल किया गया है। वाटर रिकवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आईएसएस में यूज होने वाली पानी की प्रत्येक बूंद को रिकवर करके उसे वापस काम में आने के योग्य बनाता है। इस वाटर रिकवरी सिस्टम में एक यूरिन प्रोसेसर असेंबली और एक वाटर प्रोसेसर असेंबली होती है, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के 3 रैक्स में से 2 रैक्स में रखी हुई है। एस्ट्रोनॉट के यूरिन को यूरिन प्रोसेसर असेंबली में स्टोर किया जाता है, जबकि उनके द्वारा सिंक, सोवर और कपड़े धोने में यूज किए गए पानी को वाटर रिकवरी सिस्टम के द्वारा इकट्ठा करके वाटर प्रोसेसर असेंबली में भेज दिया जाता है। इसके अलावा वाटर रिकवरी सिस्टम आईएसएस के एटमॉस्फेयर में मौजूद जलवाष्प को भी एकत्रित करके इसे वाटर प्रोसेसर असेंबली में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह आईएसएस में एस्ट्रोनॉट के यूरिन को छोड़कर बाकी सभी काम में यूज आने वाले वाटर को कलेक्ट करके डायरेक्टली वाटर प्रोसेसर असेंबली में भेज दिया जाता है। वहीं एस्ट्रोनॉट के यूरिन में से यूरिन प्रोसेसर असेंबली के द्वारा पानी को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद यूरिन से अलग किए गए पानी को भी दूसरे कामों में यूज किए गए पानी के साथ वाटर प्रोसेसिंग असेंबली में भेज दिया जाता है, जहां पर इसमें से सॉलिड मटेरियल और गैस को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में मौजूद इस पानी को अनेक फिल्टरों से गुजारकर एक हाई टेम्परेचर कैटेलिक रिएक्टर असेंबली में भेजा जाता है, जहां पर इस पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पूर्णतः शुद्ध किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद शुद्ध हुए पानी को ऑनबोर्ड सेंसर्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर इस टेस्टिंग में वाटर का कुछ पार्ट अनएक्सेप्टेबल पाया जाता है, यानी अशुद्ध रूप में पाया जाता है, तो उसे वापस वाटर प्रोसेसर असेंबली में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर इस टेस्टिंग में पानी पूर्णतः रूप से शुद्ध पाया जाता है तो इसे वापस उपयोग में लेने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। अगर एक एस्ट्रोनॉट के शब्दों में इस पूरे वाटर रिकवरी सिस्टम की व्याख्या की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यस्टरडेज कॉफी इज टुमारोज कॉफी, यानी कल पी हुई कॉफी में आपने जो पानी यूज किया था वही पानी रिसाइकल होकर आपके लिए कल बनने वाली कॉफी में यूज किया जाएगा। इस तरह से आईएसएस में यूज होने वाले पानी की प्रत्येक बूंद को रिसाइकल प्रोसेस के जरिए पुनः उपयोग में लिया जाता है। ऑक्सीजन निर्माण के लिए पानी का रिसाइकल होना पहला चरण था, जबकि दूसरा चरण एटमॉस्फेयर मेंटेनेंस है। इस चरण में आईएसएस के अंदर ही ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, साथ ही आईएसएस के एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन किया जाता है। आईएसएस में ऑक्सीजन का निर्माण मुख्य रूप से ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉन सिस्टम से किया जाता है। ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम नासा के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे आईएसएस के डेस्टिनी लैब में इंस्टॉल किया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉन एक रूसियन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन जनरेटर है, जिसे रूस के स्पेस स्टेशन मिर में भी यूज किया गया था। ये दोनों ही जनरेटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का यूज करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में तोड़ दिया जाता है।
वाटर रिकवरी सिस्टम के द्वारा रिसाइकल किए गए पानी का कुछ भाग एस्ट्रोनॉट के द्वारा ड्रिंकिंग, वॉशिंग, शॉवर और अन्य कार्यों में यूज कर लिया जाता है, जबकि बाकी के बचे हुए पानी को इलेक्ट्रॉन और ओजीएस यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर इस पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बनी ऑक्सीजन गैस को प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे जरूरत के हिसाब से कैबिन में एक निश्चित अनुपात में छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में बनी हाइड्रोजन गैस को आईएसएस के सबाटियर सिस्टम में भेज दिया जाता है। इसके अलावा कैबिन में मौजूद एस्ट्रोनॉट की श्वसन प्रक्रिया के कारण बनने वाली CO2 गैस को भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली के द्वारा सबाटियर सिस्टम में भेज दिया जाता है। जैसे ही दोनों गैसें सबाटियर सिस्टम के अंदर आती हैं तो इस सिस्टम के द्वारा इन गैसों को 400 डिग्री तापमान पर निकेल क्रिस्टल की उपस्थिति में उच्च दाब पर संयोजित किया जाता है, जिससे आउटपुट के रूप में पानी और मीथेन गैस का निर्माण होता है। इस तरह बनने वाले पानी को वाटर रिकवरी सिस्टम के द्वारा शुद्ध करके एस्ट्रोनॉट के द्वारा यूज कर लिया जाता है, जबकि मीथेन गैस को स्पेस में छोड़ दिया जाता है। इस तरह रिसाइकल चक्र के द्वारा पानी को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को CO2 में और फिर वापस CO2 को पानी में बदला जाता है। इस सारी प्रोसेस में प्रतिदिन औसतन 2 से 3 किलोग्राम तक ऑक्सीजन का निर्माण संभव हो पाता है, जबकि नासा के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति औसतन 0.84 किलोग्राम ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। आईएसएस में हर समय कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन के लिए कम से कम 2.55 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन रिसाइकल प्रोसेस के जरिए प्राप्त हो जाती है और बाकी की बची हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति रीसप्लाई मिशन के जरिए समय समय पर की जाती है। जब भी आईएसएस पर कोई रीसप्लाई मिशन भेजा जाता है तो उसमें आईएसएस की डिमांड के अकॉर्डिंग भोजन, पानी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें भेजी जाती हैं। इस तरह पृथ्वी से भेजी गई ऑक्सीजन गैस को एयरलॉक्स मॉड्यूल के बाहर की तरफ माउंटेड प्रेशराइज्ड टैंकों में पंप कर दिया जाता है। वहीं नाइट्रोजन गैस को भी दूसरे टैंकों में पंप किया जाता है। इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग एयर रिवेलाइजेशन सिस्टम की मदद से आईएसएस में पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर और प्रेशर क्रिएट करने में किया जाता है। इस तरह आईएसएस में ऑक्सीजन और पानी की आपूर्ति को रिसाइकल और रीसप्लाई मिशन के द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आईएसएस में मौजूद ऑक्सीजन जनरेटर खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रीसप्लाई मिशन भी तुरंत आईएसएस पर नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस के साथ डॉकिंग करने के लिए उसकी स्पीड के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ऐसे में किसी भी मिशन के आईएसएस पर पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। इसलिए ऐसी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए आईएसएस में ऑक्सीजन के लिए बैकअप ऑप्शन के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर और वीका सिस्टम का यूज किया जाता है। वीका सिस्टम में सोडियम क्लोरेट पाउडर और आयरन पाउडर के कनस्तर का उपयोग किया जाता है। जब इस कनस्तर को इग्नाइट किया जाता है तो इसमें मौजूद आयरन पाउडर गर्म होने लगता है, जिससे करीबन 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न हो जाता है। इस तापमान से प्राप्त एनर्जी के कारण सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। वीका सिस्टम के द्वारा प्रत्येक कनस्तर से एक क्रू मेंबर के लिए एक दिन की ऑक्सीजन गैस उपलब्ध करवाई जा सकती है। लेकिन आईएसएस पर 600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्रिएट करना खतरनाक हो सकता है। वीका कनस्तर के हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा ही एक हादसा रूस के स्पेस स्टेशन मिर के साथ भी 1997 में हो चुका है, जब एक वीका कनस्तर में हाई टेम्परेचर की वजह से आग लग गई थी। इसके अलावा वीका सिस्टम में यूज किए जाने वाले कनस्तर भी पृथ्वी से सप्लाई करने पड़ते हैं, जिनको आईएसएस तक पहुंचाने की कॉस्ट भी लगभग $10,000 प्रति किलोग्राम तक आती है। ऐसे में वीका सिस्टम ऑक्सीजन निर्माण का एक महंगा और खतरनाक साधन है। यही कारण है कि इस सिस्टम को बैकअप ऑप्शन के रूप में यूज किया जाता है। इस तरह से आईएसएस में ऑक्सीजन की आपूर्ति इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, रीसप्लाई मिशन और बैकअप ऑप्शन वीका के जरिए संपन्न हो पाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।